Assalamu alaikum viewers. You are watching my channel Sin Maths, and today we are going to start our preparation for BPS 5 to 15 test मैथ पोर्शन। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम अब मैथ पोर्शन की यानी कि जो टेस्ट है उसके तीन पोर्शन हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। तो मैथमेटिक्स जो कि एक मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है, अक्सर लोग इसकी तैयारी नहीं करते। वैसे हैं तो इसके 20 मार्क्स, लेकिन देखा जाए तो अगर थोड़ी सी मेहनत बंदा यहाँ कर ले तो थोड़ी सी मेहनत से उसके मार्क्स में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और आपको याद होगा कि अभी जो पीएसटी जेएसटी के टेस्ट हुए थे उसमें एक एक दो दो नंबर के डिफरेंस से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ। तो उम्मीद है कि देखने वालों को इन वीडियोस से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो जो मैथ का पोर्शन है उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक अर्थमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम, बस ये हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई इनमें से आपको तैयारी करनी है। अब ये जो बेसिक अर्थमेटिक है ये बहुत ज़्यादा वास्ट एक समझना टॉपिक है। 6 क्लास से लेके आपने जो 8 क्लास तक जितना भी मैथ पढ़ा है ये सारा बेसिक अर्थमेटिक में आ जाता है तकरीबन, कुछ टॉपिक्स के अलावा। तो इसमें अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे कि जो मेन टॉपिक्स हैं जो पिछले ग्रेजुएशन कैटेगरी के टेस्ट में आ चुके हैं उन टॉपिक्स को उठा के उनमें से जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होंगे और आसान भी होंगे, पहले उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इससे भी उम्मीद है कि अच्छी तैयारी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है पॉलीगॉन। ओके, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की ये सारे सब टाइप्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री, रेक्टेंगल, सर्कल। पॉलीगॉन का मतलब है एक से ज़्यादा कोने वाली फिगर। ओके, अगर मैं एक ट्रायंगल भी बनाता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलीगॉन कहलाएगा। यानी कि एक से ज़्यादा जैसे कोने होते हैं, पॉली मतलब मैनी, ज़्यादा, और गोन का मतलब एंगल या कॉर्नर। ओके, तो एक से ज़्यादा कॉर्नर वाली फिगर को हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्राइंगल। ओके, उसके अलावा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ऐसी फिगर को कहते हैं जिसके चार एंगल्स हों या चार साइड्स हों, बात एक ये। और सर्कल क्या कोई कोना नहीं होता, लेकिन ये भी हम पॉलीगॉन में काउंट करते हैं। ओके, इसके अलावा भी होते हैं। अब देखें, जैसे अगर मैं 5 कोने वाली कोई फिगर बनाऊं, ओके, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी पेंटागॉन। उसके बाद होता है हेक्सागॉन, इस तरह ये चलता रहता है। लेकिन हमें सिर्फ इन तीनों में इंटरेस्ट है तो हम इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ट्राइंगल से। देखें, ट्राइंगल ऐसी फिगर को कहते हैं जिसके 3 साइड्स हों और 3 ही एंगल हों। ओके, आप देख सकते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 इसकी साइड्स हैं और ये 3 इसके एंगल हैं। ट्राइंगल की 3 टाइप्स होती हैं। 3 आप कह लें बेसिक टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है इक्विलेटरल, एक होती है स्केलन, और एक होती है आइसोसेल्स ट्राइंगल। होते तीनों ये ट्राइंगल हैं। फ़र्क क्या होता है, देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर है। फॉर सपोज ये है 5 मीटर, ये है 5 मीटर और ये भी है 5 मीटर, तो ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। स्केलन ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों में से एक साइड की लेंथ भी बराबर ना हो। फॉर सपोज ये है 4 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक स्केलन ट्राइंगल कहलाएगा। फिर इसके अलावा आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स की लेंथ बराबर हो। फॉर सपोज ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, तो ये एक ट्राइंगल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आइसोसेल्स। तो आइसोसेल्स ये है, स्केलन ये है,
और इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है। इसके बाद एक और टाइप होती है ट्राइंगल की जो मैंने यहाँ बनाया है, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? देखिए, राइट एंगल पहले हमें समझना होगा। राइट एंगल कहते हैं इस एंगल को जो कि 90 का होता है। जब हम कोई भी इस ऐसे यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन को आपस में मिलाते हैं तो राइट एंगल बनता है। एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं। यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। तो अगर ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो तो वो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं इसे दोबारा ड्रा करूं, ये 90 का एंगल बन गया। ओके, बाकी ये एंगल कितने का भी हो सकता है, ये भी कितने भी एंगल। अच्छा, ट्राइंगल का अगर हमें एरिया कहा जाए कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करो, तो कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि ये एक ट्राइंगल है। ओके, इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो है 4 मीटर और इसकी जो ये बेस है यानी कि नीचे वाली जो साइड है इसकी जो लेंथ है वो है क्या? 5 मीटर। ये तो यहाँ पहले से लिखी हुई है। तो अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 बेस क्या है यहाँ है 5, फिर क्या है यहाँ एच का मतलब हाइट क्या गिवन है 4। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा? 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। तो जब इन तीनों को यानी कि इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10। तो इस तरह हमारा एरिया क्या मिला? 10 मिला। ट्राइंगल के बाद हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल के बारे में। देखें, रेक्टेंगल में ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं बताना। रेक्टेंगल ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ओके, और आमने सामने की जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। यानी कि इस साइड की जो लेंथ है वो ही इस साइड की लेंथ होगी और जो यहाँ की लेंथ है वो ही यहाँ की लेंथ कहलाएगी। और इसमें जो एंगल है ना सारे 90 के होते हैं। अगर 90 के नहीं होंगे, फॉर सपोज ये जो देखिए मैंने पीछे बताया था कि जो एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ऐसे एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। चारों आप देख लें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं इसी फिगर को ऐसे बनाता तो फॉर सपोज अगर ये लेंथ जो है वो इस लेंथ के बराबर है, यानी कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है और ये लाइन इस लाइन के बराबर है, लेकिन ये जो आपस में एंगल बन रहे हैं वो एक भी 90 का नहीं बन रहा, यानी कि राइट एंगल नहीं है। तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। ओके, ये रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा, ये रेक्टेंगल नहीं है। तो रेक्टेंगल की पहचान क्या है कि चारों एंगल बराबर होते हैं लेकिन चारों साइडें बराबर नहीं होती, दो साइडें बराबर होती हैं। ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये और ये साइड बराबर होती है। ओके, ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में अगर एरिया निकालना हो तो बहुत आसान फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट कर देते हैं। ट्राइंगल में क्या था? बस अपोन में 2 आ जाता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, यहाँ ये 1/2 नहीं होता, बस बेस इंटू हाइट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर सपोज ये जो लेंथ है यहाँ की वो क्या है 4 है और यहाँ की क्या है 5 है। सही है, तो ये बेस की जगह क्या आएगा? ये बेस ये है हमारी 5। अच्छा, आप बोलेंगे बेस तो ये होती है, तो देखें ये साइड और ये साइड बराबर हैं, तो हम भले ये साइड इस साइड की लेंथ लें या इस साइड की लेंथ लें, बात तो एक ही है। तो 5 ये आ गया। फिर उसके बाद हाइट यहाँ से ले लें यहाँ से ले लें, बात एक ही है क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 5 इंटू 4 क्या आएगा? 20। तो 20 हमारा क्या आ गया? एरिया। ओके, तो रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला ये होता है। रेक्टेंगल तो बहुत ही आसान है। इसके बाद हम चलते हैं सर्कल में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ रह गई, पेरीमीटर आपको बताना है कि पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि ये कई दफ़ा बहुत दफ़ा आता है, इसे थोड़ा समझ लें। देखें, सर्कल के अलावा अगर कोई भी फिगर आ जाए, फॉर सपोज या तो रेक्टेंगल होगा या ट्राइंगल होगा,
और ये वर्ड यूज़ किया होगा पेरीमीटर। तो इस पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आपसे कहा जाए भाई इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करें और इस ट्राइंगल की आपको साइड्स की लेंथ बता दी है, ये है 2 मीटर का, ये है 3 मीटर का, ये है 5 मीटर का, सही है। आपसे कहा जाए इसकी पेरीमीटर निकालें, तो आप क्या करेंगे, चारों ये जितनी भी साइड है ना सबको ऐड कर देंगे, ये और ये, तो 2 + 3 + 5 कर देंगे, आंसर आएगा 10। तो ये इसका पेरीमीटर है। अब आपसे कहा जाए कि ये एक स्क्वायर है, नहीं ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 4, सही है। अब आपसे कहा जाए इसका पेरीमीटर निकालें, तो आप क्या करेंगे, चारों साइड की लेंथ ऐड करेंगे, इसकी है 2, ओके, इसकी क्या है 4, सही है। अब इस साइड की लेंथ आपको नहीं गिवन, तो आप क्या करेंगे, बस सामने वाली साइड देख लेंगे, ये भी 2 है तो ये भी 2 ही होगी, सही है, लाजमी बात है। अब ये नहीं मालूम तो आप यहाँ से देख लेंगे, क्या है 4 है, इन सबको ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 12। तो ये हमारा क्या है, पेरीमीटर है। अब सर्कल आ जाए, तो सर्कल में अगर आपसे कहा जाए पेरीमीटर, तो सर्कल में पेरीमीटर नहीं होगा, सर्कल में लिखा होगा सरकमफेरेंस। ये एक सर्कल है, ओके। अब हम नए टॉपिक में आ गए, यहाँ बस ख़त्म हो जाता है। अब सर्कल के मामले में आपसे पेरीमीटर नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस सर्कल का पेरीमीटर ही होता है। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, देखें ये ट्राइंगल है, अगर आपसे कहा, मैं कह रहा हूँ कि भाई एक ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करो, इसका मतलब ये है कि आप एक रोप लें, एक रस्सी लें, उस ट्राइंगल के एक कोने से स्टार्ट करें, घुमा के पूरी लाके दोबारा यहाँ बांधें, फिर उस रस्सी की लेंथ नापें, तो वो उसका पेरीमीटर होगा, सिंपल है। तो सर्कल में भी ऐसा ही है कि आप क्या करें, यहाँ से एक रोप लें, एक रस्सी लें, इसे पूरा घुमा के यहाँ लाके दोबारा बांधें, उसके बाद खोलें उस रस्सी को, चेक करें कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, जो रस्सी बंधी थी उसकी लेंथ क्या थी, तो वो उसका पेरीमीटर होगा। और सर्कल के मामले में जब हम बोलते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर नहीं बल्कि सरकमफेरेंस उसे कह देते हैं। तो सर्कल को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखें, अगर एक सर्कल में ड्रा करता हूँ, तो हर सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है। अब सेंटर से लेके अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँ उसके आखिरी तक, आखिरी कोने तक, यहाँ बनाऊँ या यहाँ बना दूँ, बात एक ही, क्योंकि वो सेंटर है। हर लाइन जो मैं बना रहा हूँ वो सारी बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये सेंटर में पॉइंट है और ये जो लाइन है ये हर जगह से इस सेंटर से एक जितनी ही बनेगी। तो मैं कोई भी लाइन ड्रा करता हूँ सेंटर से यहाँ तक, उसे हम कहते हैं रेडियस। अब ये रेडियस हर जगह बराबर है, ये रेडियस यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी इतना ही है, यहाँ भी इतना ही है, यहाँ भी इतना ही है। तो कोई भी लाइन जो सेंटर से स्टार्ट हो और उसके सर्कल के सरकमफेरेंस पे जाके टच करे, तो उसे हम कहते हैं क्या, रेडियस, ओके। रेडियस के अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूँ जो कि इस सिर्फ एक पॉइंट को टच करी है सर्कल के, यहाँ या फिर ऊपर कहीं भी टच नहीं करी, वैसे बनाने में तो यहाँ टच करी है, लेकिन आइडियली अगर हम बात करते हैं तो वो टच नहीं करती, सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है। इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट, ओके। तो टेंजेंट लाइन क्या, परपेंडिकुलर होती है सर्कल के और रेडियस के, और सर्कल के एक पॉइंट को सिर्फ टच करती है, सही है। और इसके अलावा सरकमफेरेंस, अगर आपसे पूछा जाए भाई सरकमफेरेंस फाइंड करें सर्कल का, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2 तो आपको पता है 2 होता है, पाई का मतलब होता है 22/7 या 3.142, ये दोनों इसकी वैल्यूज होती हैं पाई की। इसके अलावा आर का मतलब क्या है, रेडियस। रेडियस जो भी यहाँ लेंथ गिवन हो आपको बताया जाएगा कि भाई एक सर्कल है जिसका मिड पॉइंट से लेके और इसकी एंडिंग पॉइंट तक जो लेंथ है वो है 4। अब इसका सरकमफेरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, बस इस 4 को यहाँ आर की जगह पर पुट कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2π, आर की जगह क्या रखेंगे 4²। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, पाई इंटू 2, 2 × 16 क्या होगा 32 पाई। अब यही आपका आंसर होगा। पाई को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 22/7 रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर रखेंगे तो भी हमें आंसर तो मिल सकता है, लेकिन जो MCQs होगा वहाँ इतना टाइम भी नहीं होगा और आपको ऑप्शन ऐसा कोई ना कोई दिया जाएगा जिसमें पाई होगा।
तो यही हमारा आंसर है। इसके अलावा एक और चीज़ हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखें, सर्कल में ये जो लेंथ है वो तो रेडियस है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक लंबा करता हूँ तो ये जो लाइन है जो एक एंड पॉइंट से स्टार्ट हुई, सेंटर को पास किया और दोबारा जाके यहाँ ख़त्म हो गई, इस लाइन को कहते हैं हम डायामीटर। तो ये डायामीटर जो होता है ये रेडियस का डबल होता है, यानी कि रेडियस अगर 4 है तो डायमीटर क्या होगा, 8 होगा। सिंपल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायमीटर फाइंड करें एक सर्कल का जिसका रेडियस है 4, तो आप क्या करेंगे, बस रेडियस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2r2 कर देंगे या 2r कर देंगे, बात एक ही है। सही है ना। बस ये बताने की चीज़ें थी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सवाल ये मैंने पिछले पास्ट पेपर में से लिए हैं IBA के। एक सवाल है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस इज। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस इज, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है, एडजेसेंट होता है, कोड होता है। अभी हमने देखा कि ये जो सर्कल है इसके साथ यहाँ एक रेडियस है, ये रहा रेडियस, और इसके साथ जो मैंने एक लाइन बनाई है इसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या 90 का एंगल बना रहे हैं। सही है। तो आंसर भी हमें यही कुछ देना है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका आंसर होगा ए। ओके। सेकेंड, what is the ratio of the diameter of a circle to its circumference? डायमीटर और सरकमफेरेंस का रेशो निकालना है। रेशो मतलब क्या होता है ये मैं बताया। तो देखें, डायमीटर का रेशो निकालना है सरकमफेरेंस के साथ। ओके। डायमीटर का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे, बीच में रेशो की साइन लगाएंगे और यहाँ सरकमफेरेंस का। डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के, अभी पीछे बताया था। सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2πr² के। सही है। ये हमारा आंसर मिल गया। लेकिन अगर कोई कैंसिलेशन हो रही है, यानी कि कोई आप यहाँ से यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। तो देखें, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और r से यहाँ 2 r है ना, तो एक r कैंसिल हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, 1/πr। तो देखते हैं यहाँ कोई ऐसा आंसर है। बल्कि बाय मिस्टेक ये मैंने तो शायद थोड़ा गलत बता दिया है। ये 2πr² नहीं बल्कि r ही होगा, खाली r, 2πr। तो इस r से ये r भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिर्फ बचेगा 1/π। तो 1/π हमारा फर्स्ट आंसर ही राइट आंसर है। फिर इसके बाद थर्ड पे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 400 फीट। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब है एक मैदान है जो बिल्कुल रेक्टेंगल की शेप में। ओके। उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो क्या है, 400 फीट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P = 400। सही है। ये हमें 400 दिया है। द लेंथ इज़ 20 फीट। इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है, चलें हम सपोज कर लेते हैं ये इसकी लेंथ है। ये हमें बताइए क्या, 20 फीट मोर देन ट्वाइस द विड्थ। अच्छा, ये 20 फीट नहीं बताई, ये कुछ और बताया है। ये फॉर सपोज ये जो विड्थ है, विड्थ हमें नहीं बताई। विड्थ कहते हैं चौड़ाई को। तो विड्थ हमें नहीं बताई तो हम ये लिख देते हैं x। अगर ये विड्थ जो है इसका डबल करें, यहाँ क्या करें, मोर देन ट्वाइस द विड्थ, यानी कि इस विड्थ का डबल करें, 2x कर दें और इसमें 20 को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगी, इसकी लंबाई मिल जाएगी। तो अब हमें पेरीमीटर बताया था, हमें क्या निकालना है, द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। हमें डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना है। डायमेंशन का मतलब है इसकी लेंथ भी बतानी है और इसकी विड्थ भी बतानी है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो देखें, पीछे मैंने ऐसा कुछ रेक्टेंगल बनाया था, वही मैंने दोबारा यहाँ बना दिया है।
कि हमें बताया है कि इसकी जो विड्थ है वो हमें नहीं बताया, बल्कि तो हमने यहाँ सपोज कर लिया x, इसकी विड्थ को अगर डबल करें, ट्वाइस करें और उसमें 20 और ऐड करते हैं तो हमें इसकी लेंथ भी मिल जाएगी इसी रेक्टेंगल की। सही है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी डायमेंशन निकालनी है, इसकी लेंथ भी बतानी है और इसकी विड्थ भी बतानी है। हमें पेरीमीटर गिवन है, ये जो है ये पेरीमीटर है 40। तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। पीछे मैंने बताया कि तमाम साइड्स को जब ऐड कर देंगे, सम कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर पहले से पता है क्या है, 40 है, और सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या है, सबको सम करेंगे। अब ये जो विड्थ है ये हमें नहीं मालूम, यहाँ हमें क्या, हमने क्या लिखा है x, हमने x रख दिया। फिर हमें लेंथ नहीं मालूम, हमने क्या लिखा है 20 + 2x, ये हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद हम इस साइड को ऐड करेंगे, ये साइड क्या होगी, इसी साइड के बराबर होगी, यानी कि x होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, ये भी ये ऊपर वाली साइड के बराबर होगी। इन दोनों को भी यहाँ ऐड कर देंगे दोबारा, x, फिर इस वाली साइड को, यानी कि 20 + 2x, इनको हमने अब ऐड करना है। x में 2x ऐड होगा, ये वाला x ऐड होगा और ये x ऐड होगा। सही है, ये सबको ऐड करें। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 + 2 + 1 + 2, ये हो जाएगा जनाब 6x। फिर 20 और इस 20 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 40। अब यहाँ देखें, यहाँ पेरीमीटर है 400, ये गलती से मैंने 40 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, x हमें चाहिए, 40 को वहाँ मूव कर देंगे, 400, ये 40 यहाँ आके हो जाएगा माइनस का, और ये 6x बचा। 400 - 40 तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स 360 = 6। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाके डिवाइड करेगा। ओके, अब 6 के टेबल से इसे हम सॉल्व करते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, और ये 0 ऐसे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है क्या, 60, या x क्या था हमारे पास, ये है इसकी विड्थ, यानी कि ये हमारा आया 60। सही है, और अगर हमें ये लेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह पर 60 पुट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पुट करें 60 और बाकी सेम रहने दें, तो देखें आंसर क्या आता है, 2 × 6 = 12, और 0 तो 7 है, तो ये हो जाएगा 120, और +20 करेंगे तो ये 120 + 20 होगा 140, यानी कि एक हमारा आंसर आया 60, दूसरा आया 140। तो देखते हैं हमारा ये आंसर है कहीं, जी हमारा ये आंसर ये रहा 60 और 140, तो यहाँ हमारा बी आंसर सही होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नोटिफिकेशन का आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और यहाँ आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि थोड़ा सा मुश्किल था आखिरी वाला क्वेश्चन, तो मुश्किल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसान वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल या देर नहीं होगी। तो अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching.